ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पर आज कंटिन्यू करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी से। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी स्ट्रेट लाइन से क्लास 11th स्ट्रेट लाइन एनसीईआरटी से 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन कर दिए थे। और अब हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि 11 से लेकर के क्वेश्चन हम लोग करते चले जाएंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन हम लोग इस पार्ट 2 वीडियो में करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 11 मैथमेटिक्स स्ट्रेट लाइन पार्ट 2 वीडियो ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। यहाँ से बच्चों मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये स्क्रीन मैंने आपके साथ अब शेयर कर दी है। और बच्चों इन वीडियो सॉल्यूशंस को देखने की आदत बना लीजिए। अगर आपकी मैथ्स थोड़ी सी भी वीक होगी तो आप इन वीडियो सॉल्यूशन से अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर अभी स्क्रीन शेयर कर चुके हैं और मैं आपके साथ सबसे पहले एनसीईआरटी ही ओपन कर देता हूँ। ये एनसीईआरटी है बच्चों। इस एनसीईआरटी से मैंने आपके साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज का डिस्कशन किया था। 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन मैंने आपको सफलतापूर्वक सॉल्व भी करवाए थे। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 11। तो पहले क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ लेते हैं। स्क्रीन पर लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइंस थ्रू द पॉइंट 3, 2 which make an angle of 45 degree with the line x minus 2y is equal to 3। बहुत ही बच्चों कॉमन क्वेश्चन है एंगल बिटवीन टू लाइंस का। और आपको पता होना चाहिए कि भाई दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये आपको काफी बार बताया गया है। लेकिन मान लो अगर वो पैरेलल ही ना हो, परपेंडिकुलर ही ना हो, तो उनके बीच का कोई सर्टेन एंगल होगा। तो सर्टेन एंगल को निकालने के लिए हम यूज करते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड के अंदर m1। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। मॉड के अंदर होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि भाई आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किससे पास कर रही है। एक पॉइंट है, वो पॉइंट है आपका 3, 2 इससे पास कर रही है। और ये लाइन एक दूसरी लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। ये बच्चों हो गई दूसरी लाइन। दूसरी लाइन के साथ ये लाइन 45 डिग्री का एंगल बनाती है। वो जिसके साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है उसकी इक्वेशन ये है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि इन दोनों लाइंस का ध्यान से देखिए, अगर आपको इस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन लिख चाहिए तो उस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन तभी आ सकती है जब आपके पास फिक्स पॉइंट पता हो। वो तो पता है, तो उसका स्लोप भी पता होना चाहिए। अगर इसका स्लोप पता पड़ गया तो समझ लो आप इस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन लिख लोगे y-y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। लेकिन ये नहीं पता ना कि इस लाइन का स्लोप क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि भैया इस लाइन का स्लोप है m। और तुम कहोगे सर इस लाइन का स्लोप तुम निकाल ही लेंगे क्योंकि हम इस वाली लाइन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो a आ जाएगा 1, b आ जाएगा -2 और c आ जाएगा -3। और सर किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो बच्चे ये हो गया इसका स्लोप -1 अपॉन बी की वैल्यू -2 है। तो ये हो गया 1/2। तो बच्चों इस लाइन का जो स्लोप है वो है 1/2। तो आपने फाइनली इस लाइन का भी स्लोप निकाल लिया 1/2। इसको बच्चों आप मान लो m1 और इसको मान लो m2। अब बच्चों दो लाइंस के बीच का एंगल पता है तो आप लिखोगे tan थीटा, थीटा यहाँ पे 45 है, इज इक्वल टू मॉड के अंदर होता है m1 माइनस m2। तो बच्चों हो गया 1/2 माइनस m2, क्योंकि m1 तो 1/2 था, इसकी वैल्यू प्लेस कर दी। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। आपको बच्चों m2 नहीं पता है, m2 रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है, वही आपको निकालना है। और बच्चों ये थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए कि कभी भी रिलेशन एंड फंक्शन में आपको पढ़ाया जाता है कि कभी भी मॉड x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू आपको प्लस माइनस a लिखना होता है, जहां पर a क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये आप याद रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर किसी का भी मॉड जो है 1045 के बराबर है, और 1045 बेसिकली क्या होता है, 1 होता है। तो ये कंपेरेबल हो गया, मॉड x इज इक्वल टू ए पॉजिटिव है क्योंकि वो 1 है। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली कि भैया मॉड के अंदर की क्वांटिटी जो होगी वो +-1 के बराबर होगी। तो मॉड के अंदर पहले जो है बच्चों उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये एलसीएम लेने पर हो जाएगा 1 - 2m2 अपॉन 2। और बच्चों जब आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे तो ये आएगा 2 + m2 अपॉन 2।
ये आए। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको एलसीएम लेने आ गया होगा। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू जो है, अभी तो आपने एलसीएम ही लिया है तो ठीक है, इसको मॉड के अंदर ही रखते हैं। तो मुझे सिंप्लीफाई होने पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये मॉड के अंदर अब आपको दिखाई देगा 1 - 2m2 अपॉन 2 + m2। ये हो गया मॉड 1 के बराबर। अब बच्चों मॉड हम हटा देंगे, तो जैसे ही हम मॉड हटाएंगे तो यहाँ से दो रिजल्ट मिलेंगे। एक रिजल्ट आएगा बच्चों कि मॉड के अंदर की वैल्यू जो है वो +1 के बराबर हो जाए, या मॉड के अंदर की वैल्यू जो है वो -1 के बराबर हो जाए। अब बच्चों इन दोनों केसेस को सॉल्व कर लो, तुम्हारा m आ जाएगा तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ये हो गया 1 - 2m2 = 2 + m2। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 1 - 2 = m2 + 2m। ये हो गया 3m2। तो ये हो गया -1 = 3m2। तो m2 की वैल्यू आ गई -1/3। यहाँ बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 - 2m2 = -2 - m2। इसको भी बच्चों सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 2 = -m2 + 2m2। ये हो जाएगा 3 = m2। तो m2 की वैल्यू आ गई बच्चों 3। ठीक। तो बच्चों यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा कि एक स्लोप आपका ये निकल आया, दूसरा स्लोप ये निकल आएगा। फिक्स पॉइंट बच्चों क्या था, फिक्स पॉइंट था जिससे लाइन को पास कराना है, वो है पॉइंट आपका 3, 2। ये बच्चों आपका फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट ले लो 3, 2। यहाँ पे भी ले लो 3, 2। तो बच्चों यहाँ पे दो इक्वेशंस हो सकती हैं। और ऐसा क्वेश्चन में लिखा भी था कि उसने लिखा था इक्वेशंस ऑफ लाइंस। ये देखो प्लूरल, इसका मतलब एक से ज्यादा लाइंस हो सकती थी। अब वो दोनों लाइंस आप निकाल लो। y - y1 = m टाइम्स x - x1। ठीक। इस लाइन की भी इक्वेशन लिख लो। y - y1 = m टाइम्स x - x1। तो बच्चों आपके ये दोनों आंसर मैंने निकाल करके आपको दे दी। ये दोनों आंसर आपके आए। अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, धीरे से इनका आंसर कंप्लीट निकाल लीजिए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आपको इक्वेशन निकालनी थी, निकाल ली। अब इक्वेशन को इक्वेशन के फॉर्म में आप लिख लीजिएगा। चलिए भाई, तो 11th क्वेश्चन आपका सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, पेज और क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ बच्चों 11th क्वेश्चन अभी हम लोग ने कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, 12 की तरफ। तो ये आ गया बच्चों आपका 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन को पहले आप लोग पढ़िए, फिर उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए बच्चों क्या लिखा है, लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point of intersection of the lines this and this and has equal intercept on the axis। कह रहा है एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, और उस लाइन जो है वो लाइन वो एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट बताती है। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है बच्चों, जितना इंटरसेप्ट वाई एक्सिस का है उतना इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस का है, ये दोनों ये इक्वल। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों जब इक्वल इंटरसेप्ट की लाइन होगी, तो अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, मतलब बी भी ए के बराबर हो जाएगा। तो जो उसकी रिक्वायर्ड लाइन होगी, इसकी इक्वेशन होगी आपकी x/a + y/b, बी भी ए है, = 1। तो बच्चों आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और ये लाइन किससे पास होती है, इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो बच्चों ये आपकी दो लाइंस हैं, इनको आप सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। तो आप एक काम करो, दूसरी वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करो, तो बन जाएगी दूसरी वाली इक्वेशन 2 × 2 = 4x, 2 × 3 = 6y, 2 × 1 = 2 = 0। फिर ये वाली है 4x + 7y - 3 = 0। अब आप क्या करो, दोनों इक्वेशंस को माइनस करो। ये माइनस किया, ये फिर माइनस किया, ये माइनस का प्लस हो गया। ठीक। बच्चों जब माइनस करते हैं दोनों इक्वेशंस को तो साइन पलट जाते हैं। अब ये प्लस का 4x माइनस के 4x से कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 6y माइनस का 7y, ये हो गया माइनस का 13y। और +2 + 3 ये हो गया +5 = 0।
बच्चों यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5/30। y की वैल्यू बच्चों किसी भी एक इक्वेशन को ले लो और उसमें पुट कर दो y की वैल्यू 5/30। यहाँ से बच्चों आपके पास x निकल करके आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x। ये सारे टर्म बच्चों उधर शिफ्ट कर दो। अभी चलो पहले लिख लेते हैं। ये हो गया 15/13 + 1 = 0। तो बच्चों हमें क्या करना होगा, 15/13 को उधर कर देते हैं और ये -1 भी उधर चला गया। तो 2x हो गया 15 - 13/13। ठीक है, तो हो जाएगा 2x = 2/30। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो x कितना आया, 1/30। तो बच्चों आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल करके आ गया जिससे ये लाइन पास कर रही है। तो लाइन इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका बच्चों 1/13, 5/30। इससे बच्चों ये लाइन पास कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। दिस इज x/a y/b = 1। चलो इसमें बच्चों पुट कर देते हैं 1/13 और 5/30। चलो ये बच्चों x की जगह पुट कर दिया 1/13, y की जगह पुट कर दिया 5/13। ठीक है, a तो बच्चों a ही है, इक्वल इंटरसेप्ट थे, = 1। ये बच्चों हमने लाइन को पास करा दिया, यानी x की जगह 1/13 और y की जगह 5/13 पुट कर दिया। और बच्चों ये जब एलसीएम वगैरह लोगे तो ये बन जाएगा 6/13a = 1। तो यहाँ से आ जाएगा 6 = 13a। तो a की वैल्यू आ जाएगी 6/13। और बच्चों अगर a आ गया तो आप लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली निकाल लो। लाइन की इक्वेशन थी आपकी x/a + y/a = 1। यहाँ बच्चों बस a की वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा x/a यानी कि 6/13 + y/a a 6/13 = 1। ये बच्चों आपका हो गया सीधा सीधा आपका आंसर। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली निकल आया है। क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन है कि नहीं है। अरे बाप रे, आगे भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 भी। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है शो दैट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन y = mx + c इज दिस। ठीक है बच्चों, इसको कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन तो पहले जैसा ही है जो क्वेश्चन नंबर अभी आपने 11th किया था, बिल्कुल वैसे ही। चलिए, बस देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि वेरिएबल के टर्म्स में क्वेश्चंस है। ये आपका क्वेश्चन आ गया, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप पढ़िए, पहले क्या लिखा है कि भाई आपको बताना है कि लाइन की इक्वेशन ऐसी कुछ आएगी। तो आपके पास गिवन क्या है, पहले उसको आप बना लीजिए। कह रहा है शो दैट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी ये लाइन किससे पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। एंड मेकिंग एन एंगल थीटा, और ये लाइन किसी लाइन के साथ थीटा का एंगल बना रही है। ठीक है, किस लाइन के साथ, y = mx + c के साथ। ठीक है ना? तो कह रहा है कि बताओ कि भैया इस लाइन की इक्वेशन क्या हो। तुम्हें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तुम कहोगे सर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, हमें बस लाइन का स्लोप बता दीजिए तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। देखा, बहुत आसान है। ये जो गिवन लाइन है उसका स्लोप क्या है, तुम कहोगे सर y = mx + c है, तो ये तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, इसमें स्लोप तो m ही हो गया। यानी m1 m है और m2 को m2 मान लीजिए, इस लाइन के स्लोप को m2 मान लीजिए, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो सर एंगल बिटवीन लाइंस लगा दीजिए विच इज tan थीटा = मॉड के अंदर m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। बच्चों याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो m है ना, ये गिवन है क्योंकि लाइन गिवन थी ना, तो आप m के टर्म्स में आंसर निकालेंगे। ये थीटा भी क्या है, गिवन है, तो आप थीटा के टर्म्स में आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, तो ये बच्चों अब यहाँ ऐसा ना सोचिएगा कि हम कोई वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ कुछ नहीं होगा। अब आपको सीधा सीधा क्या करना है, इस मॉड की ओपनिंग करेंगे प्लस माइनस साइन के साथ। तो एक बार जो आपका tan थीटा है वो आ जाएगा m - m2 अपॉन 1 + m × m2। और एक बार थीटा विद माइनस साइन आएगा। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ से क्या करो, यहाँ पे तुमको m2 निकालना है, हमको जल्दी से m2 निकाल के दो।
तो तुमको सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा एम इंटू एम टू इज इक्वल टू एम माइनस एम टू। ये बच्चों हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टर्म्स को कलेक्ट करते हैं। आइए भाई, तो टर्म्स आपके कौन कौन से, हमें m2 निकालना है, तो m2 वाले टर्म्स जरा एक साथ आप इकट्ठे कर लो। तो कहोगे सर tan थीटा है, m है, m2 है, और ये माइनस का m2 उधर लाके प्लस m2 लिख दिया, और उधर बिना m2 वाले टर्म्स उधर कर दिए। तो सर m2 के साथ आ रहा है m इंटू टेन थीटा प्लस वन इज इक्वल टू m माइनस टेन। तो बच्चों यहाँ से आपके पास m2 आ गया, m2 आ गया आपका m माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस एम इंटू टेन। तो बच्चों तुम कहोगे सर एक स्लोप तो आ गया, तो आप सर एक लाइन की इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं। तो एक लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू, बच्चों ये लाइन किससे पास हो रही थी, ओरिजिन से पास हो रही थी, तो फिक्स पॉइंट हो गया आपका ओरिजिन। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स, एम क्या है बच्चों, यही m2 है, क्योंकि इसका स्लोप क्या है m2। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस एक्स वन, तो x माइनस जीरो हो गया। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका एक आंसर तो आ गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स को नीचे ला करके y बाई एक्स इज इक्वल टू एम माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस एम इंटू टेन थीटा। तो बच्चों ध्यान से देखो, आपका आंसर आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये देखो, ये आपका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ, लिखा है ना। और बच्चों वहां पे प्लस माइनस लगा दिया गया है, यानी एक बार आप प्लस साइन लोगे तो एक आंसर आ जाएगा, माइनस साइन लोगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसी आंसर को वैलिडेट कर लो, और दूसरा आंसर आप बच्चों खुद निकाल लेना। आप क्या करोगे, इसी एक्सप्रेशन में, चलो आंसर निकालना चाहो तो निकाल भी देते हैं, इसी एक्सप्रेशन में हम इसको विद माइनस साइन ओपन करेंगे। तो आप नेक्स्ट पेज पे ये काम कर लो, नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं, फिर से निकाल लो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू, अब ये माइट मॉड जो है बच्चों माइनस साइन से खुलेगा, जब माइनस बाहर आएगा तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये m2 माइनस एम हो जाएगा, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस m इंटू एम टू इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस एम। ये बच्चों यहाँ तक आ जाए। अब बच्चों करना क्या है, आपको सीधा सीधा यहाँ से m2 निकालना है। तो m2 वाले टर्म्स बच्चों आप कलेक्ट कर लीजिए धीरे धीरे करके। तो कहोगे सर टेन थीटा ये लिखा है, m को उधर ले आते हैं, और m2 वाले टर्म्स उधर ले जाते हैं, ठीक। तो यहाँ से सर m2 की वैल्यू निकल के आने वाली है, m2 के साथ जो टर्म है वो है वन माइनस एम इंटू टेन थीटा। ये हो गया बच्चों टेन थीटा प्लस एम। तो बच्चों यहाँ से m2 निकल के आ जाएगा टेन थीटा प्लस एम होल डिवाइडेड बाय वन माइनस एम इंटू टेन थीटा। ये आ गया बच्चों m2। m2 आ गया तो बच्चों लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि ये लाइन किससे पास कर रही थी, ओरिजिन से, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m2 टाइम्स, ये बच्चों आपका m2, ठीक है, इंटू ब्रैकेट x माइनस। तो बच्चों उसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, y बाई एक्स इज इक्वल टू एम प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस एम टेन। तो बच्चों मैंने आपको दोनों आंसर निकाल दिए, एक आंसर आपका ये था और एक आंसर आपका ये था। तो बच्चों इन दोनों आंसर को जब कंबाइन करोगे ना, तो वो आंसर आपको ऐसे नजर आने लगेगा, ठीक। तो आपका मन आप ऐसे लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि आपने दोनों ही निकाल के अलग अलग। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को भी हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कॉपी नहीं हो पा रहा, लेकिन ट्राई करते हैं कॉपी हो जाए जल्दी। हो गया, चलिए। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास अभी जो डिस्कशन में आएगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 14। तो पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग दिस इज डिवाइडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4।
तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास एक लाइन है यहाँ पर ए और बी। ए पॉइंट है -1,1, बी पॉइंट है 5,7। कह रहा इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड करेगी? कौन सी लाइन? x+y = 4। क्वेश्चन आप दोबारा भी रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भैया x+y = 4 लाइन जो होगी वो इन दो पॉइंट्स की लाइन ज्वाइनिंग को किस रेशियो में डिवाइड करेगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो फिलहाल क्लास 10th का हो गया, क्योंकि रेशियो कभी भी पूछा जाता था तो आप रेशियो को क्या एज्यूम करते थे? k:1 एज्यूम करते थे। तो रेशियो को बच्चों हम लोग k:1 ही एज्यूम करते हैं, तो सभी को ही पता है। तो k:1 रेशियो एज्यूम करने के बाद हम p पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देंगे सेक्शन फॉर्मूला से। तो बताइए p पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से कैसे लिखेंगे? सेक्शन फॉर्मूला सभी को आता होगा, k×5 + 1 × -1 / k+1। समझ में आ गया होगा? चलिए स्टार्ट करें। 5 × k + 1 × -1 / k+1, कॉमा 7 × k 1 × 1 / k+1। ये बच्चों आपका पी पॉइंट निकल करके आ। अब जो बच्चों पी पॉइंट है ना, वो सेक्शन फॉर्मूला से निकाला है, लेकिन पी पॉइंट कहाँ लाई करेगा? उस लाइन पे लाई करेगा। तो पी लाइज ऑन लाइन। लाइन की क्वेश्चन है x+y = 4। तो यहाँ पे बच्चों हम इस पॉइंट को उस लाइन पे सेटिस्फाई करा देंगे, तो आपकी इक्वेशन बनेगी 5k-1 / k+1 + 7k+1 / k+1 = 4। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये एलसीएम आ गया k+1, ये हो गया 5k-1, फिर ये हो गया 7k+1 = 4। ये हो गया 12k, -1 + 1 कैंसिल हो गया, k+1 = 4। यहाँ तक तो पहुंच गए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, और जल्दी करना चाहते हो तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12 कर दो। तो ये हो जाएगा 3k = k+1 हो जाएगा, यानी कि 2k = 1 हो जाएगा, यानी k की वैल्यू आ गई 1/2। तो बच्चों तुमने रेशियो क्या माना था? k:1 माना था ना। k की वैल्यू क्या है? 1/2:1। इसका मतलब जब तुम इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें जब आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा। तो ये रेशियो हो जाएगा 1:2। ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर पूछ रहा था कि भैया ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो आपका आंसर हो गया 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक। तो हम आंसर पे आपका हाईलाइटर भी चढ़ा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो। क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग 15 के साथ आते हैं। 15 क्वेश्चन बच्चों पहले ही कॉपी कर रखा था, तो उसी को ही ले लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन 15। क्या लिखा हुआ है इसमें? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट अलोंग द लाइन दिस। तो बच्चों यहां पर बेसिकली एक पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको रटवा रखा है, लेकिन ये वो क्वेश्चन नहीं है। कभी भी एक पॉइंट से एक लाइन के बीच की डिस्टेंस पूछी जाती है तो वो ऑब्वियस सी बात होती है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, और उसका स्टैंडर्ड होता है विच इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये मैंने आपको रटवा दिया था, जिस इज ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। तो ये बच्चों आपने पीछे सीखा भी था, लेकिन बच्चों यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे कुछ और है। ये कह रहा है लाइन ये है। ठीक है, तुमने लाइन बना ली। लाइन है आपकी 4x + 7y + 5 = 0। पॉइंट ये। अब पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस नहीं बतानी, पॉइंट से लाइन के बीच की डिस्टेंस बतानी है, लेकिन वो डिस्टेंस वाली जो लाइन है ना, वो एक गिवन लाइन के पैरेलल है। वो जो डिस्टेंस वाली लाइन है ना, एक गिवन लाइन के पैरेलल है। कौन सी लाइन है? 2x - y = 0 के साथ पैरेलल है। तो बच्चों अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते तो वो तो यही होती इस फॉर्मूले से, लेकिन अब जो डिस्टेंस वाली लाइन आना, यानी आपको जो डिस्टेंस मेजर करनी है, वो इस गिवन लाइन के पैरेलल ही मेजर करनी है। समझ में आया? ये चीज। तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है, अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी है
तो हम एक काम कर देते हैं सर, इस लाइन की इक्वेशन निकाल दी। हमने कहा इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे, क्योंकि सर आ जाएगा ना, लाइन फिक्स पॉइंट से पास हो रही है और दो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है कि नहीं। तो सर इस लाइन का इक्वेशन स्लोप कितना होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो सर इस लाइन का स्लोप 2 है, सर इसका भी स्लोप 2 होगा। तो हमने कहा सर इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते, होगी सर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस टू इज इक्वल टू 2x माइनस टू। तो ये हो गया बच्चों 2x। ये बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये लाइन की क्वेश्चन क्या आई है बच्चों, ये आई है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो तुम कहोगे सर लाइन की इक्वेशन ही वही आ रही है जो जिसके पैरेलल थी। तो चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, यानी ये सेम लाइंस थी आपस में। चलो ठीक है, अब आ गई तो आ गई। तो मैंने इस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन निकाली जो 1,2 से पास कर रही है, उसकी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों क्या करो, आपने इस लाइन की इक्वेशन तो निकाल ली है, अब ये लाइन इसके साथ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो तुम ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल, यानी बच्चों इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, फिर तुमको पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट आ जाएगा तो ये भी पॉइंट पता है, तो दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूले से, हो जाएगा क्वेश्चन। तो तुम कहोगे ठीक है सर, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। हम एक काम कर लेते हैं, 4x प्लस 7y, वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 14x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 18x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/18। यार बच्चों अगर आपके पास ये x की वैल्यू आ गई यहाँ पर, तो आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, क्योंकि y किसके बराबर है, 2x के बराबर है, और x कितना है, -5/18। तो बच्चों ये y आपका आ गया -10/18। तो बच्चों आपके पास ये वाला पॉइंट तो निकल आया। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट बच्चों आपने निकाल लिया। तो ये ग्रीन कलर का जो पॉइंट है बच्चों, उसको हम ए मान लेते हैं, तो वो ए पॉइंट आपका निकल के आया है माइनस का 5/18 कॉमा माइनस का 10/18। अब बच्चों तुम्हारे पास ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट भी पता है, इन दोनों के बीच की आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस तो आप निकाल ही सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों जल्दी से निकाल लो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा AP इज इक्वल टू, कुछ भी लिख लो, एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, तो 1 माइनस माइनस 5/18 का स्क्वायर, फिर वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। ये होता है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 18 और 5 कितना होता है, 23। तो ये बच्चों हो गया 23/18, 23 का स्क्वायर अपॉन 18 का स्क्वायर। ये क्या हो बच्चों, 18 2 जा 36, 36 और 10 कितना हुआ, 46। ये हो गया 46/18। 46/18 को बच्चों थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ठीक है ना, यही तो है, क्यों भाई। तो 46/18 आ रहा है ना, तो ये बेसिकली क्या है, 23/9 है। क्या है ये, 23/9, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर जरूर लगा देना भाई। जो होल स्क्वायर है ना, उस होल स्क्वायर के अंदर क्या लिखा है, 23/9 लिखा हुआ है। चलिए, तो बच्चों अब आप कहोगे तो फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा। हमने कहा कैसे होगा, कहोगे सर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, मैनिपुलेट यहीं कहीं। देखो सर ये 23 का स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है। एक काम कर लो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, मतलब 2 × 23 कर लो और 2 × 9 कर लो। क्यों किया, ये इसलिए किया ताकि नीचे और ऊपर सेम हो जाए, 18 और एलसीएम आप आसानी से ले पाओ। चलो, तो बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया 23 का स्क्वायर, और ये हो गया 18 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, 46 का स्क्वायर, और ये हो गया 18 का स्क्वायर। तो बच्चों हमको जल्दी से बताओ जरा, 23 का स्क्वायर और 46 का स्क्वायर क्या आता है।
अच्छा, नहीं बता पाओगे? नहीं बता पाओगे तो मैं एक काम कर लेना, आप लोग इसको फिर सॉल्व कर लेना। तो ये आपका हो गया होमवर्क। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका फाइनली कंप्लीट हो गया, डिस्टेंस आपने फाइनली निकाल ली 15। उसके बाद बच्चों हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे भी बच्चों हम लोग पहुंच गए अब धीरे धीरे करके। आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्या लिखा है? फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट so that its point of intersection with the line may be at a distance of 3 units from the point. लिखा है, find the direction in which a straight line must be drawn through the point -1, 2 so that its point of intersection with the line। मुझे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आप, चलिए क्वेश्चन आप अगर नहीं समझ पा रहे इंग्लिश में तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन इन द पॉइंट। चलिए बच्चों, स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है जो किस पॉइंट से पास हो रही है, -1, 2 से, सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन तो इस स्ट्रेट का लाइन का इस लाइन के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों इस पॉइंट से कितना है, 3 यूनिट है। तो बच्चों आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। क्या, मैंने डायग्राम से आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। इसमें लिखा है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन। डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हो? डायरेक्शन का मतलब होता है, ये शायद स्लोप पूछ रहा है क्योंकि डायरेक्शन मतलब स्लोप होता है। फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2 सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट। तो बताइए, अब आपको बताना है कि भैया इस रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा। तो तुम कहोगे सर रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप निकालने के लिए क्या करें। हमने कहा बेटा रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप तो तुमको सोचना है कैसे निकालें। तो तुम कहोगे सर रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप निकालने के लिए डाटा, डाटा बेटा आपके पास सब गिवन है। अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं तुमको बताता हूँ उसका फिर से डायग्राम बना करके। देखो बच्चों, ये लाइन है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पूरा, देखो ये लाइन जो है, मान लो पूछा जा रहा है इसका स्लोप क्या है, तो स्लोप को मान लो वो थीटा है। ये लाइन किससे पास हो रही है, एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। फिक्स पॉइंट क्या है, -1, 2 और एक फिक्स पॉइंट से 3 यूनिट डिस्टेंस पर क्या है, एक लाइन है जो उसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है ना, एक लाइन है जो उसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। उस लाइन की इक्वेशन क्या है, x + y = 4। तो बच्चों अगर आपने थोड़ा सा भी अब क्वेश्चन समझा होगा तो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से पूरा सही सही डायग्राम आपको बना के दे दिया है। ठीक है, और अगर आप इसकी पूरी थ्योरी समझना चाहो तो मैं थोड़ी सी थ्योरी इसकी अच्छी वाली एलोबरेट करके बताता हूँ, जरा बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों बेसिकली क्या होता है, एक होता है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। आप इस क्वेश्चन को उस कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, और अगर पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन को नहीं यूज करेंगे तो भी ये क्वेश्चन हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किससे जल्दी कर पाओ। ठीक है, तुम कहोगे हम समझ गए सर ये शॉर्टकट से कैसे होगा। कहोगे सर इस पॉइंट को आप कुछ एज्यूम कर लेंगे, मान लीजिए आपने इसको a, b एज्यूम कर लिया। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस निकालेंगे और उस डिस्टेंस को 3 के बराबर कर देंगे तो a और b में एक इक्वेशन बन जाएगी। और a और b बच्चों इस लाइन पे भी लाई करेंगे क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो बच्चों a और b में 2 इक्वेशंस बन जाएंगी।
ए और बी में दो इक्वेशंस बन जाएंगी, तो आपके पास ये ए और बी निकल करके आ जाएंगे, यानी ये पॉइंट आ जाएगा, और ये पॉइंट आ जाएगा तो उस लाइन पे आपके पास दो पॉइंट्स आ गए, तो आप क्या निकाल सकते हो, इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो, और जो स्लोप होगा वही आपका आंसर होगा। तो ये हो गया बच्चों मेथड नंबर 1। आई थिंक आपको मेथड नंबर 1 समझ में आ गया होगा। मेथड नंबर 2 भी होता है बच्चों, उसको हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन से भी करते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन ये कहता है, उस बी को भी समझने का प्रयास करिए। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन ये कहता है बच्चों कि यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रही है और वो किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, फिक्स पॉइंट है x1 y1, और आर डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे आपने कोई उसका एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट का नाम है पी, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो आपके पास इस थीटा x1 y1 और xy में एक रिलेशन आ जाए। वो रिलेशन क्या होता है वो समझना, उसी को कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। तो सबसे पहले बच्चों आप ये बताओ कि अगर आपको x1 y1 तक पहुंचना हो तो आप कैसे पहुंचोगे। तुम कहोगे सर ओरिजिन से चलेंगे, पहले x1 चलेंगे और फिर y1 चलेंगे, तो हमारे पास x1 y1 पॉइंट आ जाएगा। हमने कहा ठीक है। हमने कहा बेटा ये ध्यान से देखो, ये तुमको राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है। कहोगे हाँ सर नजर आ रहा है। तो हमने कहा फिजिक्स में स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आपको पढ़ाया जाता है कि अगर हाइपोटेनियस पता हो, एंगल पता हो, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया तो बच्चों ये सेम हो जाएगा, तो आपको बताया जाता है फिजिक्स में कि ये आर है तो थीटा के पास वाला आर कॉस थीटा होता है, और थीटा से दूर वाला आर साइन थीटा होता है। तो ये लेंथ आप लोगों को बताई गई है कि भैया ये लेंथ होती है आर कॉस थीटा, और ये लेंथ होती है बच्चों आर साइन थीटा। ठीक है। अच्छा अगर हमने पूछा कि तुम्हें एक्स वाई तक पहुंचना हो तो एक्स वाई तक कैसे पहुंचोगे, तो तुम कहोगे सर एक्स में चलेंगे एक्स और फिर वाई में चलेंगे वाई, तो हम पहुंच जाएंगे एक्स वाई तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। वही पहले एक्स में चलेंगे और फिर वाई में चलेंगे तो हम अब एक्स वाई तक भी पहुंच जाएंगे। तो हमने कहा देखो बेटा अभी एक रिलेशन डेवलप हो रहा है सब में। तुमने कहा सर कैसा रिलेशन। हमने कहा देखो बेटा ये डिस्टेंस कितनी है x1, ये डिस्टेंस कितनी है आर कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो x1 प्लस आर कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। सिमिलरली देखो बच्चों यहाँ पे भी एक रिलेशन डेवलप हो रहा है कि ये लेंथ क्या है y1 है, ये लेंथ कितना है आर साइन थीटा है, तो y1 प्लस आर साइन थीटा ये पूरी लेंथ y के बराबर है। तो अगर आप इस रिलेशन को डायग्रामेटिकली लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो x है उसको आप ऑब्टेंड कर सकते हैं जब x1 में आप r cos थीटा ऐड करें, और जो y है उसको तब आप ऑब्टेंड कर सकते हैं जब आप y1 में r sin थीटा ऑब्टेंड करें। इसी को कहते हैं बच्चों पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, यही होता है बच्चों। समझ में आया? तो बच्चों उसको स्टाइलिश तरीके से भी लिख सकते हैं, कई लोग इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां से बच्चों r की वैल्यू निकालो तो ये आएगी, यहां से बच्चों r की वैल्यू निकालो तो ये आएगी। अब दोनों ही आ रहे हैं तो दोनों को मैं इक्वल भी कर सकता हूँ। तो बच्चों ये होता है पैरामीट्रिक फॉर्म। तुम कहोगे सर पैरामीट्रिक फॉर्म इस क्वेश्चन में लग पाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड, अगर पैरामीट्रिक से करोगे तो जल्दी होगा, और पूरा करोगे तो टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसको पैरामीट्रिक से खत्म कर लेते हैं। ये आपका डायग्राम फिर से आ गया आपके सामने। तो हमने कहा बेटा ये वाला जो पॉइंट था ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने क्या माने थे एक्स कॉमा वाई। तो तुम हमको बताओगे कि इस एक्स कॉमा वाई को हम क्या लिखेंगे। तुमने कहा था कि सर बताया था कि आपने कि जो एक्स होता है वो होता है एक्स वन की जगह -1 है, प्लस आर कॉस थीटा, सर आर की जगह 3 है कॉस थीटा, और सर जो y होता है वो होता है y1 प्लस आर साइन थीटा। ये देखो बच्चों r की जगह तो 3 था। तो तुम कहोगे सर x और y तो आ गए, अब x और y किस पे सेटिस्फाई करेंगे। सर x और y तो इस लाइन पे भी लाई कर रहा हूँ क्योंकि वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो दोनों लाइन पे लाई करेंगे। तो हमने कहा बेटा x और y इस लाइन में उठा के सेटिस्फाई करा। तुम कहोगे सेटिस्फाई करा दे तो आएगा -1 प्लस 3 कॉस थीटा और 2 प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 4। तो 3 और 3, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ से एक रिलेशन हम डेवलप कर रहे हैं।
तो यहां से अगर आप एक काम करें, पूरी इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। चलो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा, आया कितना ये बच्चों 2 - 1 होता है 1। ये हो गया 3 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। 2 - 1 बच्चों 1 होता है। तो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो 1 को मैं इधर ले आया हूँ, एक स्टेप हमने बढ़ा दिया है। और 4 - 1 बच्चों 3 होता है। ठीक। फुल साइन क्या आएगा? 3 sin थीटा है। एक तो अब आपने ध्यान दिया तो ये 3 sin थीटा है, तो फिर इसका मतलब फिर ध्यान नहीं दिया, नीचे भी 3 sin थीटा होगा, है ना? तो बच्चों अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, पहले आप खुद का कैलकुलेशन कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करने पड़ेंगे खुद से। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास एक रिलेशन डेवलप हो गया, 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 1 = 4। और 4 - 1 बच्चों 3 होता है। तो बच्चों यहाँ से आ गया आपका cos थीटा प्लस sin थीटा = 1। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? और बच्चों cos थीटा प्लस sin थीटा = 1 आ गया। तो उसके बाद आपको निकालना क्या है? आपको बच्चों यहां से निकालना था कि भैया डायरेक्शन क्या होगा, दैट मीन्स थीटा क्या होगा, ये आपको बताना। तो बच्चों यहां से आपको थीटा इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो यहां से आप थीटा कैसे निकालोगे? यहां से बच्चों थीटा निकालने के लिए हम इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये बन जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा = 1। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? अच्छा, स्क्वायरिंग करने आप लोग को नहीं आती, हम स्क्वायरिंग बता देते हैं, देखिए कैसे करते हैं। बच्चों स्क्वायरिंग का मतलब ये होता है कि आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे हो, ये मतलब होता है। तो ये बच्चों आएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा = 1 का स्क्वायर 1 हो गया बच्चों, ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी। और 1 से 1 इधर उधर कैंसिल हो जाएगा, और ये बच्चों इसको sin 2 थीटा का फॉर्मूला कहते हैं। तो बच्चों यहाँ से sin 2 थीटा जो है आपका 0 हो जाएगा। साइन 0 कब होता है? ये क्लास 9 10th में पढ़ाया जाता है कि वो साइन 90 पर होता है। 90 को बच्चों π/2 भी लिखते हैं, तो 2 थीटा = 90 हो जाएगा। इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसने डायरेक्शन पूछा था, मतलब थीटा का एंगल पूछा था, तो आपका फाइनली मैंने वो थीटा निकाल के दे दिया। ये अच्छा क्वेश्चन था। और बच्चों मैंने मेथड नंबर 1 भी आपको बताया था कि भाई मेथड नंबर 1 आप कैसे यूज करेंगे। मेथड नंबर 1 में आप इस पॉइंट को कुछ एज्यूम कर लीजिएगा, a, b, और इनके बीच की डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस 3 कर दीजिएगा, तो ए बी में एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर ए बी इसको सेटिस्फाई करा दीजिएगा, a + b = 4 दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, ए बी आ जाएगा। तो बच्चों अगर ये पॉइंट आ जाएगा तो इन दोनों लाइंस का स्लोप आप निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 - y1/x2 - x1 जैसी करेंगे तो आपका स्लोप आ जाएगा, और स्लोप को tan थीटा के बराबर कर देंगे तो थीटा आ जाएगा, यानी कि डायरेक्शन आ जाएगा। ये क्वेश्चन करने का बच्चों सही तरीका था, दोनों मेथड बता दिए। उसके बाद बच्चों आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और 17 क्वेश्चन बच्चों पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, इसमें अभी हम लोग ब्रेक लेते हैं और फिर हम लोग इसको करते हैं। तब तक ये 17 क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। यहाँ पे भी हम स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहे हैं।